और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बीच 3 सैलानियों के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। दरअसल ये तीनों सैलानी पाटन वाव ओसम डूंगर की पहाड़ियों में घूमने निकले थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वाटरफॉल में फंस गए। बाद में इन्हें वहां के स्थानीय निवासियों और फायर ब्रिगेड की मदद से बचाया गया। टमाटर की बढ़ी कीमतों को लेकर पंजाब के भटिंडा में लोगों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। रथ भी टमाटर से सजा और दूल्हा भी, और फिर चली सवारी विरोध प्रदर्शन के लिए। इतना ही नहीं, दूल्हे के अंदाज में सज धस कर रथ पर बैठा शख्स बाद में सिर पर टमाटर की टोकरी और हाथों में हथियार लिए भी नजर आया। उनके मुताबिक हथियार टमाटर चोरी न हो जाए इसलिए उठाए। विरोध प्रदर्शन का ये अंदाज खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस के साथ 3 युवकों की बदसलूकी का वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक यातायात के 2 पुलिसकर्मियों से पहले उलझते हैं, फिर हाथापाई पर उतर आते हैं। यही नहीं, 3 युवकों में से एक युवक पुलिसकर्मियों को धक्का भी देते दिख रहा है। घटना टोंक फाटक पुलिया के पास रेड लाइट की बताई जा रही है, जहां बरसात के चलते लगे जाम को खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस व्यस्त थी। इसी बीच रॉन्ग साइड से आई कार में बैठे तीनों युवकों को पुलिस ने टोका तो वे उनसे उलझ पड़े। पंजाब के अमृतसर की एक घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें 2 शख्स वेरका मिल्क बूथ पर सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देता दिखाई दे रहा है। वीडियो में पहले एक शख्स ट्रक से दूध के डिब्बे उतारता दिखता है, तभी वहां 2 युवक मुंह पर कपड़ा बांध कर आते हैं और बंदूक दिखाकर मिल्क बूथ के मालिक से पैसे, घड़ी, मोबाइल वगैरह ले लेता है। जर्मनी के हिस्से में देश का सबसे लंबा झूला पुल बनकर तैयार हो गया है। शनिवार को इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। जर्मनी का यह सस्पेंशन ब्रिज 664 मीटर लंबा और 328 फीट ऊंचा है और इसका वजन 120 टन बताया जा रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कोल्ड ड्रिंक्स में कैंसर वाली मिठास से जुड़ी है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग धड़ल्ले से कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक से सेहत के नुकसान के बारे में तो जानकारी सामने आती ही रही है, लेकिन इससे कैंसर का खतरा भी हो सकता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिठास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एस्पार्टम को लेकर लोगों को चेताया है। इसलिए जरूरी है कि इसको लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। गर्मी के शुरू होते ही कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाती है। धूप में आप कहीं जा रहे हैं और प्यास लगती है तो तुरंत आपकी नजरें अगल बगल की दुकानों पर चली जाती है और कोल्ड ड्रिंक्स देखकर तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स पीने से आप राहत महसूस जो करते हैं, गला तर हो जाने के साथ ही इसका स्वाद भी अच्छा लगता है। ऐसे में ये पसंद आना स्वाभाविक है। हालांकि समय समय पर इसके पीने से होने वाले नुकसान को लेकर भी चर्चा सुर्खियों में रहती है, लेकिन अब एक ऐसी डराने वाली जानकारी सामने आई है जिसको लेकर हॉर्न बजाकर सावधान करना जरूरी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स को मीठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर से सेहत को खतरनाक नुकसान पहुंच सकता है और ये बात WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही है। WHO ने इस बात को लेकर चेताया है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम से कैंसर होने का खतरा है। बता दें कि एस्पार्टेम का इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक्स, डाइट सोडा से लेकर मार्स एक्स्ट्रा च्युइंगम के साथ ही कुछ ड्रिंक्स में होता है। लिहाजा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC जुलाई में एस्पार्टेम को ऐसे पदार्थों की लिस्ट में शामिल करेगी जिनसे कैंसर हो सकता है या कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
WHO की जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स यानी JECFA एस्पार्टेम के इस्तेमाल की समीक्षा कर रही है। 1981 में JECFA ने कहा था कि अगर लिमिट में रोज एस्पार्टेम का सेवन किया जाता है तो ये सुरक्षित है, लेकिन WHO की तरफ से अभी ये साफ नहीं किया गया है कि एस्पार्टेम वाले उत्पाद का कितनी मात्रा में सेवन सुरक्षित है। खाने पीने के सामान बनाने वाली कई कंपनियां चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कृत्रिम मिठास इस्तेमाल करती हैं। उनमें सबसे ज्यादा एस्पार्टेम इस्तेमाल किया जाता है। एस्पार्टेम में कैलोरी की मात्रा 0 होती है। ये चीनी की तुलना में 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में करीब 95% एस्पार्टेम इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के अनुसार एस्पार्टेम को कार्सिनोजेन की तरह बताया जा रहा है, जिससे सेहत को बेहद नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल कार्सिनोजेन ऐसे पदार्थ हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। एस्पार्टेम 1981 में कम कैलोरी वाले स्वीटनर के रूप में बाजार में आया था, जिसे शुगर फ्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब अगले महीने इसे संभावित कार्सिनोजेन घोषित किया जा सकता है। बता दें कि इसी साल मई महीने में WHO ने वजन घटाने को लेकर शुगर फ्री के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया था। WHO के अनुसार लंबे वक्त तक शुगर फ्री स्वीटनर्स के इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियों का खतरा होने के साथ ही वयस्कों में मृत्यु दर बढ़ सकती है। लिहाजा शुगर फ्री स्वीटनर्स का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई। कोल्ड ड्रिंक्स में क्योंकि चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इससे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। यही नहीं, डायबिटीज का खतरा बढ़ने के साथ ही किडनी पर भी इसका असर हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहती है, जो पेट के लिए हानिकारक हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद फॉस्फोरिक और कार्बोनिक एसिड दांतों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन भी पाया जाता है, जो एक तरह का नशीला पदार्थ होता है। कुछ स्टडीज में कोल्ड ड्रिंक पीने से ब्रेन फंक्शन पर बुरा असर पड़ने और मेमोरी कमजोर होने की बात भी सामने आई है। इन खतरों के अलावा अब कैंसर की बात भी सामने आई है, तो ऐसे में कोल्ड ड्रिंक्स पीने से पहले आप 100 बार जरूर सोचें और दूसरों को भी आगाह करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोल्ड ड्रिंक से होने वाले खतरे को लेकर लोगों को आगाह किया है। इसको लेकर दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार का क्या कहना है, ध्यान से सुनिए। एस्पार्टेम जो है जब बॉडी में आप लेते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से लेके ये जब पेट से लीवर में जाता है तो ये मेटाबोलाइज होके मेथनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और फेनाइलएनालिन में टूटता है। जो ये मेथनॉल है वो डायरेक्ट लीवर को डैमेज करता है, साथ में जो इससे निकलने वाला जो फॉर्मल्डिहाइड है वो कार्सिनोजेनिक होता है। तो इस तरीके से इसके जो इफेक्ट्स हैं वो पूरे बॉडी पे हैं, खास करके लीवर पे और कैंसर एज ए पोटेंशियल कार्सिनोजेन या कहिए कि कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट की तरह से इसको माना जा सकता है। एक चीज और है कि जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो प्रोडक्ट्स ये तीनों निकलते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पार करते हैं। इससे क्या होता है कि तरह तरह की बिहेवियर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्रेन से संबंधित बीमारी भी ये प्रोड्यूस करते हैं। करीब 6000 प्रोडक्ट हैं विश्व में आप देखिए जिसमें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज होता है और इसमें तमाम चीजें हैं, कफ सिरप से लेके टूथपेस्ट से लेके च्युइंगम से लेके तरह तरह के बिवरेजेज एंड फूड प्रोडक्ट्स में इसके यूज होते हैं। तो इसका बहुत ही वाइड स्प्रेड यूज है और दोनों के जैसे अमेरिकन में आप जो कंजम्पशन का जो लिमिट है या यूरोपियन में थोड़ा फर्क है, बट लार्ज डोजेस में लेने से इससे क्या होता है कि अगर आप बहुत कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं तो तमाम जो कैंसर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। खास करके ऐसा है कि आपको उल्टा होता है, कहिए कि एक पैराडॉक्स होता है कि आप शुगर कम भी ले रहे हैं तो भी आपको डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ सकती है और हार्ट डिजीज की भी संभावना बढ़ सकती है। और आइए आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश भर की कुछ जरूरी खबरें मौजूद हैं जो कर रही हैं आपका इंतजार। शुक्रवार सुबह जम्मू से रवाना होकर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था अनंतनाग पहुंचा। बाबा बर्फानी के भक्तों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ। आज रात बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप में यात्रियों का पहला जत्था पहुंचेगा और 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इस दौरान जम्मू से लेकर पहलगाम तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। साथ ही पैदल यात्रा मार्ग पर भी भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है।
पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर साफ किया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले कई महिलाओं ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का समर्थन करते हुए उनका इस्तीफा पत्र फाड़ दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री की योजना थी कि वो राजभवन जाकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलेंगे और इस दौरान ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा पत्र सौंपेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय को 3 भवनों की भी सौगात दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो में सफर किया। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की और इस दौरान गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बेदाग है। इस दौरान अमित शाह ने विपक्षी दलों की गोलबंदी पर निशाना साधते हुए भी कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह जुट रहे हैं। शाह ने कन्हैयालाल हत्याकांड को भी लेकर गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हत्यारों को गहलोत सरकार पकड़ना ही नहीं चाहती थी। प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर जाएंगे। गीता प्रेस भवन में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। गोरखपुर दौरे में पीएम गीता प्रेस के ट्रस्ट के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो शिव पुराण का विमोचन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस के अलावा कुशीनगर भी जाएंगे, जहां वो गौतम बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। कोलकाता में श्यामा प्रसाद लेक्चर न्यू इंडिया एंड द वर्ल्ड नाम से एक खास आयोजन हुआ, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चीन पाकिस्तान को फिर आगाह करते हुए कहा कि उरी और बालाकोट ऑपरेशन सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार है। यही नहीं, हिंदुस्तान ने चीन की बार बार की जा रही हिमाकत का हर बार करारा जवाब दिया। दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए केंद्र के अध्यादेश की रार उलझती जा रही। केजरीवाल सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के लाए अध्यादेश को चुनौती दी। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में अध्यादेश की कॉपियां जलाने की तैयारी में है। 3 जुलाई को आप दफ्तर में मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के अध्यादेश की कॉपियां जलाएंगे। इस दौरान पार्टी के 70 विधानसभाओं के नेता, विधायक, मंत्री, पार्षद और सांसद भी मौजूद रहेंगे। यूपी के प्रयागराज में गरीबों के घर का सपना पूरा हो गया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को उनके घर के सपनों की चाबी दी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने लुकरगंज में बने फ्लैट्स का लोकार्पण किया। बता दें कि माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर ये 76 फ्लैट्स बनाए गए, जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। जैसे कि उम्मीद थी, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत तेज हो चली है। हालांकि सरकार का एजेंडा क्लियर है। खबर तो यह है कि अगले संसद सत्र में ही बिल लाने की तैयारी है, लेकिन 2024 चुनाव को लेकर यूसीसी विपक्ष के लिए धर्म संकट बन गया है। इसलिए गोल गोल बातें हो रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? चंद रोज पहले ही प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, उसकी जरूरत समझाई और फिर देखते ही देखते माहौल कुछ ऐसा बना कि अगले संसद सत्र में बिल पेश किए जाने की चर्चा है। यानी 2024 को लेकर सरकार का एजेंडा साफ है, जबकि विपक्ष, खासकर कांग्रेस के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा है। तो सक्सेशन के मामले में, अडॉप्शन के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, मैरिज के मामले में लोग जानबूझकर ये दुष्प्रचार करते हैं कि आपके जो व्यक्तिगत कानून को खत्म कर दिए जाएंगे। तो इसलिए डाइवर्सिटी का ध्यान में रखते हुए ही तो सुप्रीम कोर्ट ने आधे दर्जन मामलों में ये कहा कि कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। जो भारत की विविधता है, भारत की विविधता को मुख्य रखते हुए सबसे पहले तो इस बात पे बहस करने की जरूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब इस देश के बहुत बड़े समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का मुद्दा ऐसा है कि विपक्ष के लिए न समर्थन आसान है और न विरोध।
इंतहा ये है कि हिंदूवादी राजनीति के झंडा बरदार उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कॉमन सिविल कोड को लेकर उलझन में है। यूसीसी का मुद्दा लाया है। बात ऐसे समान नागरिक कानून की अगर बात करते हो तो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो कानून है सबके लिए समान होने दो। अब कहाँ है कानून? आया कहाँ है? बात चल रही है ना। कानून आपने देखा है? कानून आया है आपके सामने? नहीं ना। समान नागरिक कायदा यानी कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये देश में लागू होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें हर बार बाला साहब ठाकरे जी ने अपने भाषण में व्यक्त की है। आज एक सही वक्त है जिस देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का एक वक्त है और उस वक्त हम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व की शिवसेना हम पूरा इसका समर्थन दे रहे हैं। मौजूदा सियासी माहौल में यूसीसी सिर्फ एक बिल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो लोकसभा चुनाव की दशा दिशा बदल सकता है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है, लिहाजा उसका यूसीसी पर पूरा जोर है, जबकि विपक्ष अभी भी नफे नुकसान का अंदाजा लगा रहा है। उधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, जिसे कुछ दिनों में सरकार को सौंपा जाना है। Drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. हमारी ड्यूटी है ड्राफ्ट बनाना, हमने ड्राफ्ट बना दिया है, हम उनको दे देंगे। कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है, 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। उत्तराखंड की मिसाल देते हुए केंद्र सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। आसार हैं कि आम आदमी पार्टी की तरह कुछ और विपक्षी पार्टियां भी बिल पर साथ आ सकती हैं और तब राज्यसभा से उसे पास कराना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। सवाल है कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों का रुख क्या होगा, लेकिन खुद इन पार्टियों के लिए जवाब देना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में आज भी तेजी रही। सेंसेक्स 803 अंक चढ़कर 64,719 के लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 217 अंक चढ़कर 19,189 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान भी दोनों में तेजी रही। सेंसेक्स ने रिकॉर्ड 64,769 का आंकड़ा छुआ, तो वहीं निफ्टी 19,202 के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना महंगा हुआ। सोने की कीमत 80 रुपए बढ़कर 59,030 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली। चांदी 550 रुपए गिरकर 70,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। डीजीसीए ने कॉकपिट में अनधिकृत प्रवेश को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अपने एडवाइजरी में डीजीसीए का कहना है कि फ्लाइट कॉकपिट में किसी भी अनधिकृत प्रवेश की परमिशन नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस के ऑपरेशन हेड को इसको लेकर स्टाफ को जागरूक रहने के निर्देश दिया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई। आरबीआई के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 2.9 अरब डॉलर घटकर 593.19 अरब डॉलर हो गया है। इससे पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.35 अरब डॉलर बढ़कर 596 अरब डॉलर हो गया था। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। और आज प्रगति मार्ग में जिक्र राम मंदिर का, जिसका तेजी से निर्माण हो रहा है। मंदिर के भूतल पर पत्थर की नक्काशी का काम चल रहा है। इसके साथ ही दीवारों और खंभों पर लगाई जाने वाली मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। इन मूर्तियों या फिर चित्रों को बनाने में गीता प्रेस बड़ा मददगार साबित हुआ है, क्योंकि गीता प्रेस में बनाई गई प्रमाणिक छवियों के आधार पर ही राम मंदिर में मूर्तियां बनाई जा रही हैं।
मंगलहारी प्रभु दशरथ अचर बिहारी। सजने लगा है भगवान राम का दरबार, निखरने लगा है राम मंदिर का सौंदर्य। उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, मंदिर के खंभे, छत और दीवारों का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह राम मंदिर अपने आकार में भव्य है, उसी तरह बारीक नक्काशियों और मूर्तियों के मामले में इसे विलक्षण बनाने की योजना है, जो धीरे धीरे साकार हो रही है। असल में मंदिर की छत और दीवारों को धार्मिक थीम के आधार पर तैयार किया जा रहा है। ऊपर से नीचे तक देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी जा रही हैं। इसके साथ ही मंदिर के हर खंभे पर धार्मिक मूर्तियां लगाई जानी हैं। मूर्तियों के निर्माण में देश के जाने माने मूर्तिकार और चित्रकारों की मदद ली जा रही है। धार्मिक मूर्तियां और चित्र कैसे बनाए जाएं, उनका प्रामाणिक आधार क्या हो, राम मंदिर ट्रस्ट के सामने जब ये मसला आया तो गीता प्रेस की मदद ली गई और अब गीता प्रेस के चित्रों के आधार पर ही राम मंदिर की दीवारों पर और परिसर में मूर्तियां और भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं। जो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, इसमें कुछ गीता प्रेस के चित्र वहाँ इसके आधार पर वहाँ मूर्तियाँ बननी है। तो हम लोगों को प्रसन्नता हुई कि भगवान इतना दिन पहले इस काम को इसीलिए लगता है कराए थे कि ये काम में आ जाए। सॉफ्ट कॉपी हम लोग किसी को नहीं देते हैं, लेकिन चित्र मंदिर के काम के लिए हम लोगों ने सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी। और वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं चंपत राय जी, तो वो यहाँ आए थे विशेषकर, तो उन्होंने देखी जैसे ये अहल्या की थी, तो अहल्या को उन्होंने कहा कि मैंने अहल्या का चित्र मंगवाया था, लेकिन वो अहल्याबाई होलकर का चित्र आ गया, तो इसलिए गोविंद गिरी जी ने, जो एक सन्यासी हैं, तो उन्होंने कहा कि चित्र तो अगर प्रामाणिक चित्र लेना है तो आप गीता प्रेस चले जाइए और वहां से लेके आइए। गोरखपुर में गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर में करीब 700 पेंटिंग्स मौजूद हैं। ज्यादातर तस्वीरों को पीके मिश्रा, जगन्नाथ और भगवान नाम के 3 कलाकारों ने बनाया था। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बाद अयोध्या राज घराने के सदस्य और ट्रस्टी यतीन्द्र मिश्रा गीता प्रेस गए और लीला चित्र मंदिर में चित्रों का अध्ययन किया। इसके बाद निषाद राज, माता शबरी, माता अहिल्या समेत कई चित्रों का चयन किया गया। उन्होंने कई चित्रों को, विश्वामित्र जी का भी चित्र, वशिष्ठ जी का चित्र जो उधर लगे हुए हैं, इन चित्रों को वो यहाँ से ले गए। इसके बाद फिर वहाँ से एक दूसरे और आए, तो जो राज परिवार से जुड़े हुए हैं, तो वो जब आए तो वो लगभग 70-80 चित्रों की बात हमारे पास उन्होंने रखा और उन्होंने पूरी सूची दी। तो बाकी बहुत सारे चित्र हमने उनको सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करा दिए कि जिस चित्र की उनको जरूरत हो, अगर कहीं प्रिंट कराना हो, कहीं भित्ति चित्र बनाना हो अथवा उनको मूर्ति बनाना हो, तो उन चित्रों का उपयोग वो बखूबी कर सकते हैं। असल में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर में भगवान राम के जीवन से जुड़े और त्रेता युग के ऋषि मुनियों जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ की मूर्तियां स्थापित की जानी हैं। इनके प्रामाणिक चित्र मुहैया करा के गीता प्रेस राम मंदिर निर्माण में मददगार साबित हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि दूरदर्शन पर लोकप्रिय धारावाहिक रामायण के निर्माण से पहले निर्माता निर्देशक रामानंद सागर भी गीता प्रेस आए थे। यहाँ के चित्रों के आधार पर ही उन्होंने राम, लक्ष्मण, सीता और दूसरे पात्रों के वस्त्र और आभूषणों का चुनाव किया था। यहाँ तक कि चित्रों के आधार पर ही धारावाहिक में भगवान राम का दरबार सजाया गया था। अयोध्या में भी राम मंदिर परिसर और दीवारों पर गीता प्रेस के करीब 80 चित्रों के आधार पर मूर्तियों और भित्ति चित्रों का निर्माण किया जा रहा है। दिन रात काम चल रहा है। न सिर्फ पत्थरों का काम हो रहा है, बल्कि सागौन की लकड़ी से दरवाजे और खिड़कियों का निर्माण हो रहा है। 31 दिसंबर 2023 तक खिड़की, दरवाजों और फर्श समेत मंदिर की साज सज्जा का काम पूरा हो जाएगा और अगले साल 15 जनवरी के बाद रामलला के बाल स्वरूप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा है यूपी में गरीबों को मिली सौगात की। प्रयागराज में गरीबों का अपने आशियाने का सपना पूरा हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को आज उनके घर की चाबी सौंपी। इस मौके पर लाभार्थियों के चेहरे खिले खिले नजर आए।
प्रयागराज पहुंचने के बाद सीएम योगी लूकरगंज में बने फ्लैट्स को देखने के लिए गए और उन फ्लैट्स का लोकार्पण किया। इसके बाद लाभार्थियों से मुलाकात की और वहीं पौधारोपण भी किया। इसके बाद उन्होंने लूकरगंज के डीएसए मैदान पर एक जनसभा की और लाभार्थियों को उनके घर के सपनों की चाबी सौंपी। खास बात यह है कि लाभार्थियों को जो घर मिले हैं वो माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर है। प्रयागराज के लूकरगंज में इस जमीन पर 76 फ्लैट्स बने हैं। ये फ्लैट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। इस आवास योजना में फ्लैट के लिए 6030 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। डूडा से आवेदन से जांच के बाद करीब 1600 लोग पात्र पाए गए। लाभार्थियों का चयन लॉटरी के जरिए किया गया। लॉटरी में निकले नाम के आधार पर 76 पात्रों को उनका घर मिल गया है। लूकरगंज में सितंबर 2020 में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से जमीन मुक्त कराई गई थी। अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई 15,000 स्क्वायर फीट जमीन पर गरीबों के लिए 4 मंजिला टावर में 76 फ्लैट्स बनाए गए। गरीबों को मिले एक फ्लैट की कीमत 7.5 लाख रुपए रखी गई है, जिसमें से लाभार्थी को 3.5 लाख रुपए देने होंगे। बाकी रकम बतौर सब्सिडी लाभार्थियों को सरकार की तरफ से मिलेगी। 2020 में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर सीएम योगी ने 2021 में गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाने का ऐलान किया था और इसके बाद तेजी से इस ऐलान पर काम शुरू हुआ और अब लाभार्थियों को अपने आशियाने का हक मिल गया है। इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, इस पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आज उन गरीब परिवारों को लॉटरी सिस्टम के जरिए आवास दिए गए हैं। आवास उन लोगों को दिए गए जिन्होंने कभी एक अदद छत का सपना देखा था, जिनके लिए प्रयागराज के शहरी इलाके में लूकरगंज जैसे इलाके में आवास होना एक सपने जैसा था। क्या करती हैं राधा आप? काम करते हैं घरों में। हाँ, घरों में झाड़ू पोछा बर्तन। और पति? पति लेबराई काम करते हैं, लेबर हैं। पति मजदूर हैं, आप घरों में झाड़ू पोछे का काम करती हैं। कभी सोचा था कि एक फ्लैट होगा आपका अपना? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। सरकार की वजह से हो गया। अतीक अहमद की जमीन पे फ्लैट बना है। कभी जब यहाँ से गुजरते थे तो क्या होता था, कैसा माहौल रहता था? थोड़ा सा वो लगता था, लेकिन अब नहीं। अच्छा, अब नहीं लगता है। अब सब कुछ सही हो गया है। अब सब अच्छे से रहते हैं। पहले जैसा अब नहीं है। प्रयागराज में इतनी अच्छी जगह पर शहर के बीच में मकान कितना बहुत महंगा होता है, वो सोचा था कभी मिलेगा? नहीं, ये नहीं सोचे थे कि यहाँ पे हमको मिल जाएगा। हाँ, इसके लिए तो हम बहुत खुश हैं कि हमको इस जगह मिला, इतना मेन रोड पे अच्छी जगह में। सपना पूरा हो गया आपका? है सर, हमारा सपना पूरा हो गया। ये छोटी सी हमारी किचन है यहाँ। ये छोटी सी हमारी किचन है और यहाँ हम लोग अपना बैठक बनाएंगे। अच्छा, डिजाइन कर लिया आपने कि कहाँ पे क्या बनाएंगे? जिसके पास मकान नहीं है और एक बार भी मिल जाए और तो वो सोच नहीं सकता है, तो वो बरसों से सोचता है कि हमारे पास छोटा सा मकान हो तो वो कैसा अपना घर बनाएगा, सपनों का महल। छोटा सा भी रहेगा तो उसमें अपने आप सपने में ही सोचता रहता है कैसे क्या करना है, कहाँ डिजाइन करना है, कहाँ हमें किचन बनाना है, कहाँ ड्राइंग रूम बनाना, कहाँ बेडरूम बनाना। ये तो हमें सब पहले से ही सोच रखा है, जब हम लोगों का पहले नाम आ गया है। आपने सोच लिया था? सोच लिया था हमें कहाँ क्या बनाना है। कभी सोचा था कि आवास अपना मकान लूकरगंज में? अरे आवास लूकरगंज में तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अच्छा। हाँ, हम लोग काफी दिन से किराए पे रह रहे हैं, बहुत दिक्कत उठा रहे, सबसे ज्यादा किराए दे रहे हैं। ये खुशी के आंसू हैं, ये अपने दर्द को याद कर रही हैं कि कैसे अपने पति की सीमित कमाई में उन्होंने अपने घर को चलाया। आज सपना पूरा हो गया। ये आंसू? हमारे पति बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात हम लोग के लिए समय नहीं निकाल पाते, इसी एक आशियाने के लिए। लेकिन आज योगी जी ने हमें एक छत दे दिया, बहुत बड़ा वो किया। अम्मी का भी मेरे बहुत मतलब ये उनका ख्वाब था कि उनका खुद का घर हो, नहीं हो सका, मगर आज नहीं है तो उनका भी आशीर्वाद है हम लोगों के साथ कि जो उनका ये सपना पूरा हुआ। बहुत जहाँ भी है वो बहुत खुश होंगी इस चीज को सुन के भी महसूस करके। योगी जी के लिए कहेंगे आगे भी वो सबके लिए ऐसे ही गरीबों के लिए करते रहें। हम लोगों की दुआएं उनके साथ है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विटर को भरना होगा 50 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ट्विटर पर कुछ आपत्तिजनक अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने ट्विटर से कहा है कि सरकार को ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने का पावर है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कार कंपनी किया इंडिया अपनी मिड साइज एसयूवी किया सेल्टोस फेसलिफ्ट को भारत में 4 जुलाई को लॉन्च करेगी। उससे पहले कंपनी की तरफ से आधिकारिक तौर पर नई कार का टीजर जारी किया गया। कर्ज के लिए पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच हुआ है समझौता। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान को आखिरकार आईएमएफ की मदद मिल गई। $3 बिलियन कर्ज के लिए पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच समझौता हुआ। डिफॉल्ट और गिरते विदेशी मुद्रा भंडार के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को इस मदद का बेसब्री से इंतजार था। ब्रसेल्स शिखर सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने यूक्रेन की सुरक्षा मजबूत किए जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। नेताओं का यह बयान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर काम किए जाने की अपील के बाद आया। सम्मेलन के दौरान यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने यूक्रेन की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए तैयार रहने की बात कही। फ्रांस में तीसरी रात भी हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। इस दौरान गाड़ियां फूंकी गई और चलते पटाखों से पुलिस पर हमला किया गया। बता दें कि पुलिस की गोली से अल्जीरियाई और मोरक्को मूल के किशोर की मौत से भड़के उपद्रव पर काबू पाना इस वक्त फ्रांसीसी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल पूरे फ्रांस में 40,000 जवान तैनात किए गए हैं। स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने यूक्रेन में जारी युद्ध के चलते पर्यावरण को हो रहे नुकसान की तरफ दुनिया का ध्यान खींचने के लिए कीव का दौरा किया। इस दौरान वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिली। थनबर्ग ने काखोवका डैम टूटने पर मिली दुनिया की प्रतिक्रिया को लेकर आलोचना की। यूएन सुरक्षा परिषद में बोलते हुए निरस्त्रीकरण मामले पर यूएन के प्रतिनिधि ने यूक्रेन में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई। साथ ही आबादी वाले इलाकों में घातक हथियारों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। रूसी हमले के बाद से यूक्रेन में अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कनाडा में धधकते जंगलों के चलते अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के आसमान पर भी धुंध छाई रही। प्रदूषण की चादर में यहां की मशहूर इमारतें और स्मारक लिपटे दिखे। एहतियातन शहर की वायु गुणवत्ता रेड जोन में होने के चलते एहतियातन लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील जारी की गई। वनडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से पहले सभी स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट किया जाएगा। जी हां, खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए आइए रुक करते हैं खेल चक्कर का। भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से पहले सभी स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट किया जाएगा। इसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। सभी 10 स्टेडियम को 50-50 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। मुंबई में नई फ्लड लाइट्स लगेंगी और कॉर्पोरेट बॉक्स बनेगा। इसके अलावा भी कई तरह के बंदोबस्त किए जाएंगे। बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों के विदेशी लीग में खेलने पर नए नियम लागू कर सकता है। ऐसा होने पर खिलाड़ी रिटायर होने के ठीक बाद दूसरे देशों के फ्रेंचाइजी लीग नहीं खेल सकेंगे। उन्हें बीसीसीआई से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यही नहीं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद कुछ महीनों या साल का कूलिंग ऑफ पीरियड भी सर्व करना पड़ सकता है। 7 जुलाई को बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल मीटिंग होगी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया से बाहर चल रहे क्रिकेटर शिखर धवन एशियन गेम्स में भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन पिछले साल ही 10 से 25 सितंबर तक होना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इन खेलों को स्थगित कर दिया गया था। एशियाई खेलों का आयोजन 2023 में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझो में किया जाना है। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरी यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।